नमस्कार साथियों, हमारा चल रहा था क्या रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के 2 लेक्चर हो गए हैं। अब है अपना क्या तीसरा लेक्चर, और जिसमें हम समझेंगे क्या रक्त वर्ग। ठीक है कि रक्त वर्ग क्या है। तो आज जो हम समझने वाले हैं वो हम समझने वाले हैं क्या रक्त वर्ग। ठीक, तो देखो इससे पहले हमने रक्त क्या है इसके बारे में जान लिया, फिर हमने रक्त के संगठन के बारे में जान लिया, फिर रक्त में किस तरह रक्त का बॉडी के अंदर काम क्या है, ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। आज जो हम समझना चाहते हैं वो हम समझना चाहते हैं क्या रक्त का वर्ग या रक्त वर्ग कि रक्त वर्ग क्या है। ठीक है, तो देखो जरा सामान्य भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि रक्त वर्ग क्या है, तो रक्त वर्ग किसी भी व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले रक्त की एक क्या है पहचान है, कोडिंग है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि रक्त वर्ग क्या है, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो रक्त पाया जाता है उस रक्त की क्या है एक पहचान है, और पहचान के लिए उसे क्या दे दिया गया, एक नाम दे दिया गया। इसी को कहा गया क्या रक्त वर्ग। मतलब ये कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो रक्त है उस रक्त का प्रकार क्या है, उस प्रकार को एक नाम दे देंगे ताकि उस रक्त को पहचानने में दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को नाम दे दिया जाता है कि उसे पहचानने में दिक्कत ना हो, वैसे ही रक्त को भी क्या दे दिया, एक पहचान चिन्ह दे दिए या फिर कहे नाम दे दिए, वही है क्या रक्त वर्ग। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि रक्त वर्ग की जरूरत क्या थी, इस तरीके से इसको क्या नाम से इसकी कोडिंग क्यों की, इसको कैटेगराइज किया क्यों। तो इसके पीछे का कारण ये है कि हमने रक्त के कार्यों को देख लिया। अब अगर ये होता है कि बॉडी के अंदर अगर रक्त की कमी आती है, चोट लग जाती है, किसी कारण से शरीर से रक्त ज्यादा निकल जाता है, अब अगर उस व्यक्ति को हमें बचाना है और अगर जरूरत है उस व्यक्ति को कहेगी रक्त की, तो हम कोई दूसरा रक्त चढ़ाकर उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर रक्त की पहचान नहीं हुई या वो उसी वर्ग का नहीं हुआ, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता था, व्यक्तियों की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। तो इस डेथ से बचने का इन जो डेथ्स हो जाती थी उन डेथ का कारण क्या है, इस कारण को जानने की कोशिश की एक व्यक्ति ने, जिसका नाम था क्या कार्ल लैंडस्टीनर। नाम क्या था, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या किया, ये बात जानने की कोशिश की कि अगर किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है तो वो रक्त चढ़ाया जाता है तो व्यक्तियों की डेथ क्यों होती है। तो ऐसा जानने की कोशिश की किसने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, और ये रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के। ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूं ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे कौन, कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर जो थे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये देखा, इन्होंने ये पाया कि प्रत्येक जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति के रक्त में क्या होता है, हमको पता है कि 2 चीजें होती हैं व्यक्ति के रक्त में। एक तो होता है क्या प्लाज्मा, एक क्या होता है प्लाज्मा। ठीक है, और व्यक्ति के रक्त में क्या होता है, रक्त कणिकाएं होती हैं। इन कणिकाओं में से हम ले रहे हैं क्या, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो एक होता है कणिकाएं और एक क्या होते हैं, प्लाज्मा होता है। तो लाल रक्त कणिकाएं और क्या प्लाज्मा, तो इन दोनों में उसने ये पाया और ये बताया कि प्लाज्मा में और लाल रक्त कणिकाओं में, इन दोनों में ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो आपस में क्या कर लेते हैं, अभिश्लेषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अभिश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। और जब अभिश्लेषण की क्रिया करते हैं यानी क्लम्पिंग की क्रिया करते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, तो क्या होता है, आरबीसी खत्म होने लगती है, मरने लगती है क्लम्पिंग की क्रिया की वजह से, और इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो उसने बताया कि ये जो प्लाज्मा है, ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, इनमें एक क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। यहाँ पर उसने ये बताया कि इसमें क्या पाई जाती है, प्रोटीन। ठीक है, तो देखो जरा इसने बताया कि इसमें क्या है, प्रोटीन है। और जो आरबीसी की सतह पर पाई जाती है प्रोटीन, जो आरबीसी की सतह पर प्रोटीन पाई जाती है उसको कहा जाता है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या कहा जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है क्या, किस रूप में पाई जाती है ये प्रोटीन, तो ये प्रोटीन पाई जाती है एंटीजन के रूप में। ये प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है, एंटीजन के रूप में। और प्लाज्मा में पाई जाती है क्या, एंटीबॉडी, या फिर कहा जाता है उसी को क्या, इम्यूनो
इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। क्या कहा जाता है? इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। और इसको IG से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन जो है, ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है एंटीबॉडी के रूप में। ये किस रूप में पाई जाती है? एंटीबॉडी के रूप में। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी मिलती है किसमें? प्लाज्मा में। और ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन मिलता है काय पर? आरबीसी पर। लेकिन आरबीसी की काय पर मिलता है? सतह पर मिलता है। आरबीसी की जो कोशिका कला होती है, उसकी सतह पर क्या होता है? ये एंटीजन मिलती है। एंटीजन एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो एंटीबॉडी है, ये विशुद्ध प्रोटीन है, यानी ये प्रोटीन ही है। और जो एंटीजन है, ये एंटीजन क्या है? ये प्रोटीन भी हो सकती है, ठीक है, ये लिपिड्स भी हो सकते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि ये प्रोटीन भी हो सकती है, ये क्या? प्रोटीन भी हो सकती है। दूसरी बात, ये कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं? लिपिड्स भी हो सकते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना है इस तरीके से कि ये विशुद्ध प्रोटीन है एंटीबॉडी, और ये एंटीजन क्या है? ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं? लिपिड्स भी हो सकते हैं। और ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है क्या? इंडो एंटीजन, एक होती है एक्सो एंटीजन, और एक होती है क्या? ऑटो एंटीजन। तो ये 3 हालांकि ये आपसे पूछे नहीं जाएंगे। और एंटीबॉडी क्या होती है? 5 प्रकार की होती है। तो वो भी आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस संख्या याद रखना है आपको कि 3 प्रकार की क्या होती है? एंटीजन होती है। और एंटीबॉडी कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। तो अब ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन को मारने की क्षमता होती है किसमें? एंटीबॉडी में। अब अगर ये एक दूसरे से विपरीत है, अगर एंटीजन A है और एंटीबॉडी B है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एंटीजन क्या हो? आपका B हो, और उसके अंदर जैसे रक्त वर्ग, जैसे यहाँ पर ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन मैंने बताया कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। इसमें से क्या होता है? जब बाहर से रक्तदान किया जाता है या रक्त दिया जाता है, तो यही एंटीजन है जो एंटीजन क्या करते हैं? एंटीबॉडी को बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। मतलब ये कि जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी बने, इसको बनाने के लिए प्रेरित करते हैं कौन? एंटीजन। अब क्या होता है? ये एंटीबॉडी इस एंटीजन को मारने की क्या रखते हैं? क्षमता रखते हैं, और ये आपस में क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं। अगर खून दूसरा है, चढ़ाया जो गया है उसका वर्ग कोई और है, और जिसको चढ़ाया जाना है उसका वर्ग कोई और है, तो ये दोनों आपस में जो क्रिया करते हैं, उस क्रिया को बोला जाता है अभिश्लेषण, या फिर उसको कहा जाता है क्लम्पिंग। और इस वजह से क्या होता है? व्यक्तियों की डेथ हो जाती है। ये कहा किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और इसने ये बताया कि ये जो एंटीजन है, इसने बात समझ आ गई? मतलब कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या बताया? ये बताया कि जो रक्त चढ़ाया जाता है, उस रक्त में प्रत्येक व्यक्ति की एंटीजन अलग होती है, एंटीबॉडी अलग होती है। अगर एक ही एंटीजन के रक्त वर्ग नहीं चढ़ाए गए किसी व्यक्ति को, जिसको रक्त चढ़ाया जाना है उसका रक्त वर्ग, और जो वर्ग चढ़ाया जा रहा है उसका वर्ग अगर एक सा नहीं हुआ, तो एंटीबॉडी और एंटीजन इन दोनों के बीच अभिश्लेषण हो जाता है, क्लम्पिंग हो जाती है, और व्यक्ति की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इस एंटीजन को कौन कौन सी? उसने बताया एंटीजन A होती है, एंटीजन B होती है, एंटीजन A, एंटीजन B, और एंटीजन क्या? AB। ठीक है, तो ये जो एंटीजन A, एंटीजन B और एंटीजन AB बताई किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और ये जो कार्ल लैंडस्टीनर ने बताई क्या? ये जो क्या बताए? एंटीजन के टाइप बताए। और यहाँ पर ये कहा गया कि इसका मतलब ये हुआ कि इसने ये बताया कि रक्त वर्ग A, B और AB प्रकार के यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अगली बात, यहाँ पर एक नाम आपको और याद रखना है, और वो याद रखना है किसका? तो वो नाम आपको याद रखना है किसका? स्टर्नी का। वो नाम याद रखना है किसका? स्टर्ली और एवं किसका? कॉस्टेला का। ठीक है, स्टर्ली और कॉस्टेला, ये 2 नाम और याद रखना है। इन्होंने यहाँ पर एक ऐसा रक्त वर्ग भी खोजा जिसमें एंटीजन मौजूद नहीं है,
तो इस तरीके से ये एक प्रणाली बनी ABO प्रणाली। इसको क्या कहा गया? ABO प्रणाली। तो अगर ये पूछा जाए कि रक्त वर्ग O की खोज किसने की, तो स्टर्ली एवं कॉस्टेला ने की। और अगर ये पूछा जाए कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त वर्ग की खोज कौन से रक्त वर्गों की खोज की, तो ये तो नाम जुड़ा है किससे? तीन कौन से? AB किससे जुड़े हैं? कार्ल लैंडस्टीनर से जुड़े हैं। और कार्ल लैंडस्टीनर ने ये जो खोज की, ये खोज कब की? 1901 में की। इसीलिए अगर ये पूछा जाए फादर ऑफ ब्लड ग्रुप, तो फादर ऑफ ब्लड ग्रुप किसको कहा जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इसी ने क्या की? रक्त वर्ग की खोज की। लेकिन इसने जो रक्त वर्ग खोजे वो A B और AB खोजे, और जो O है ये किसने खोजा? स्टर्ली एवं कॉस्टेला ने खोजा। और ये जो प्रणाली है, इस प्रणाली को कहा जाता है ABO प्रणाली। इसको क्या कहा जाता है? ABO प्रणाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ABO प्रणाली के आधार पर जो क्या नाम से रक्त वर्ग हैं वो कितने हैं? 4 हैं। वो रक्त वर्ग हैं वो कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है कि इस कार्य के लिए कार्ल लैंडस्टीनर को 1930 में, कितने में? 1930 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया। ठीक है, तो ABO प्रणाली में 4 रक्त वर्ग हो गए। अब ये जो नाम है, हम कहेंगे ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B और ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O, ये वास्तव में क्या है? तो हम कहेंगे ये वास्तव में क्या है? तो हम कहेंगे कि ये वास्तव में कुछ नहीं है, एंटीजन का एक नाम है। एंटीजन का एक नाम है। मतलब ये हुआ कि रक्त वर्ग का जो निर्धारण होगा वो निर्धारण काय के आधार पर होगा? एंटीजन के आधार पर होगा। तो आपको याद रखना है कि जो रक्त वर्ग है उस रक्त वर्ग का निर्धारण काय के आधार पर होता है? तो हम कहेंगे काय के आधार पर होता है? एंटीजन के आधार पर होता है। तो जो रक्त के वर्ग के नाम दिए हैं A, B, AB और O, ये किस आधार पर है? एंटीजन के आधार पर। अगर कहा जाए कि किसी का ब्लड ग्रुप A है, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाई जाने वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन है या जो एंटीजन है वो एंटीजन कैसी है? A है। अगर कहा जाए कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B है, तो इसका मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B है उसकी लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाई जाने वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो प्रोटीन कैसी है? तो उसका नाम क्या है? B। और अगर ये कहा जाए किसी का ब्लड ग्रुप AB है, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी सतह पर, RBC की सतह पर जो एंटीजन है वो एंटीजन क्या है? AB। और अगर ये कहा जाए कि ब्लड ग्रुप क्या है? O, तो इसका मतलब है कि इसमें एंटीजन उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ब्लड ग्रुप क्या है? एक एंटीजन का नाम है। ठीक है, एंटीजन का नाम है। इसी एंटीजन के नाम के आधार पर क्या निकाले जाते हैं? ब्लड ग्रुप निकाले जाते हैं। तो इसे कहा जाता है ABO प्रणाली। और ABO प्रणाली के आधार पर रक्त वर्ग कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको और याद रखना है कि दो नवीन रक्त वर्गों की और विकसित किए गए हैं। 2 नवीन रक्त वर्ग और विकसित किए गए हैं। कब? 3 सितंबर 2016 को। तो देखो 2 नवीन रक्त वर्ग और विकसित किए गए हैं 3 सितंबर 2016 को। और वो रक्त वर्ग कौन कौन से हैं? तो ये 2 रक्त वर्ग हैं। ठीक है, एक रक्त वर्ग है कौन सा? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, एक है क्या? बॉम्बे ब्लड ग्रुप। और एक है क्या? इंदिरा ब्लड ग्रुप। तो ये 2 ब्लड ग्रुप और विकसित किए गए हैं। कब? 3 सितंबर 2016 को। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, इस बॉम्बे ब्लड ग्रुप को HH ग्रुप भी कहा जाता है। क्या? HH ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। और इससे जो नाम जुड़ा है वो जुड़ा है YS भेंडे का। किसका? YS भेंडे का। और इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? ये ब्लड ग्रुप कब खोजा गया था? 1952 में। 1952 में इस ब्लड ग्रुप की क्या हुई थी? खोज हुई थी। कौन से की? बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है इसको HH ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। और इसकी जो क्या नाम से खोज की वो किसने की?
भेंडे की YS भेंडे ने कब 1952 में बॉम्बे में हुई, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, बॉम्बे ग्रुप। और ये जो इनरा है, ये इनरा क्या है, तो देखो ये इनरा ब्लड ग्रुप है, ये खोजा गया कहां पर, सूरत में, सूरत यानी गुजरात में, सूरत यानी गुजरात में। और इस इनरा को, इनरा नाम जिसने दिया वो नाम दिया किसने, सन्मुख शेट्टी ने। ये नाम किसने, सॉरी सन्मुख शेट्टी नहीं, सन्मुख जोशी ने, ठीक है। तो ये कब दिया, जोशी ने। और ये रक्त वर्ग कब पाया गया, 2016 में। तो 2016 में एक इनरा रक्त वर्ग मिला और 1952 में बॉम्बे ब्लड ग्रुप मिला। इन दोनों को 2016 में विकसित किया गया है, दो नए रक्त वर्गों को। अगर ये पूछा जाए कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है या HH ब्लड ग्रुप क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, HH ब्लड ग्रुप हो गया, जिसकी खोज भेंडे ने, और यहाँ पर जो नाम दिया वो किसने दिया, सन्मुख जोशी ने दिया। यहाँ पर दो नाम हैं क्या, जैसे इसको इंदिरा ब्लड ग्रुप इसलिए, इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप इसलिए कहा गया क्योंकि इसको बॉम्बे के व्यक्ति में देखा गया, और इसको जो देखा गया उसमें एक नाम है इन, इसका तो ये जो दो इन है, ये इन है किसके लिए, इंडिया के लिए, ठीक है। ये इन किसके लिए है, इंडिया के लिए। और लास्ट में जो रा है ये है उस महिला के लिए जिस महिला के रक्त में ये वर्ग देखा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये एक प्रकार का अनोखा ब्लड ग्रुप है जो सूरत में मिला है, और WHO ने भी इसको विश्व का एक अनोखा ब्लड ग्रुप, एकमात्र व्यक्ति है ये, कौन, इनरा वाला। और बॉम्बे ब्लड ग्रुप जो है ये भारत में कितने, 76, मतलब 7600 से लेके अगर 10,000 लोग हैं तो इन 10,000 लोगों में से केवल एक व्यक्ति के अंदर पाया जाता है क्या, ये वाला ब्लड ग्रुप, कौन सा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप 10,000 में से किसी एक में मिलता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कहां पर ज्यादा मिलता है, तो दक्षिण एशिया में ये ब्लड ग्रुप ज्यादा मिलता है, ठीक है, दक्षिण एशिया में। बाकी ये ब्लड ग्रुप ज्यादा नहीं पाया जाता, ये बहुत ही रेयर है। कौन सा, तो हम कहेंगे बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और ये भी अपने आप में क्या है, रेयर है, क्या, इंदिरा ब्लड ग्रुप। तो 10,000 में से किसी एक में बॉम्बे ब्लड ग्रुप है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसी को ब्लड दे तो सकता है इस ABO प्रणाली के अंदर, लेकिन ये ले नहीं सकता। ये बात आपको याद रखना है कि जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, ये बॉम्बे ब्लड ग्रुप ABO प्रणाली, मतलब इनमें रक्त को क्या नाम से दे तो सकता है लेकिन ले नहीं सकता। तो ये दो ब्लड ग्रुप और हैं, ये बात समझ आ गई। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। यहाँ पर आप एक बात आप और देखो, यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि रक्त वर्ग हैं। अब ये रक्त वर्ग हो गए। इन रक्त वर्गों में अगर ये देखा जाए कि भारत में, ये देखा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा कौन सा रक्त वर्ग पाया जाता है भारतीय लोगों में, भारत में मतलब भारतीय लोगों में, तो देखें कि जो ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप सबसे ज्यादा मिलता है भारतीय लोगों में, लगभग 34.5% भारतीयों में बी पॉजिटिव, क्या नाम से, बी ब्लड मिलता है, बी ग्रुप मिलता है। तो हम कहेंगे कि ये भारत में सर्वाधिक आम ब्लड है। इसके बाद जो ब्लड मिलता है वो मिलता है वो भी कितना मिलता है, तो वो कितना मिलता है, वो मिलता है 34.5, यानी बराबर ये ब्लड ग्रुप मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, तो एक ब्लड ग्रुप है क्या, ए, तो ये कितना मिलता है, ये 23.5% लोगों में जो ब्लड पाया जाता है वो ए पाया जाता है। और भारतीय लोगों में जो सबसे कम मात्रा में ब्लड मिलता है वो मिलता है क्या, ए बी। अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम भारतीयों में पाया जाने वाला जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, तो वो है कौन सा, ए बी। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो बी, और अगर बी ऑप्शन में ना हो तो ओ ब्लड ग्रुप। तो कहने का मतलब ये कि जो भारतीय हैं, इन भारतीयों में सबसे ज्यादा जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है इस ए बी ओ प्रणाली में वो बी है, और जो दूसरे नंबर पर है वो ओ है, और तीसरे नंबर पर ए, और चौथे नंबर पर ए बी। तो भारतीय लोगों में इस ए बी ओ प्रणाली में से सबसे कम कौन सा पाया जाता है, ए बी, और सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है, बी। ठीक है, तो ये आपकी काय की बात हो गई, रक्त वर्ग की बात हो गई कि ये रक्त वर्ग क्या है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, अभी पहले यहां से ये देख लो, प्रश्न उठाने से पहले कि यहां से प्रश्न क्या बनेंगे। यहां से प्रश्न ये बन सकता है कि रक्त वर्ग का निर्धारण कौन करता है, तो हम कहेंगे रक्त वर्ग का निर्धारण होता है काय के माध्यम से, एंटीजन के।
एंटीजन कहाँ पाई जाती है, तो हम कहेंगे लाल रक्त कणिकाओं की ऊपरी सतह पर क्या पाई जाती है, एंटीजन पाई जाती है। अगर ये कहा जाए कि एंटीजन क्या है, तो एंटीजन एक प्रकार की प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन ना होकर ये कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, ये लिपिड्स भी हो सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन कहा जाता है। ये इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन है जिसको आईजी से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है, और ये एक प्रकार की क्या है, एंटीबॉडी है, और ये 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अब यहां पर अगर पूछा जाए कि एंटीबॉडी क्या है, तो आप कहोगे प्रोटीन है। अगर ये पूछा जाए कि एबीओ प्रणाली में कितने रक्त वर्ग हैं, तो आप कहोगे 4 हैं। और ये जो ब्लड ग्रुप है क्या ओ, इसमें क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, इसीलिए इसको क्या है, शून्य से याद करना कि इसको क्या है, शून्य, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए इसको नाम है दिया क्या, ओ। और इनमें जो एंटीजन होगी वही क्या होगा, इसका रक्त का वर्ग होगा। तो आपको याद रखना है कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगी, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होगी, और ए बी में एंटीजन ए बी होगी, और ओ में कोई एंटीजन नहीं होगी। और जो एंटीबॉडी है ये हमेशा उल्टी होती है, क्या, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगी, अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगा, ए। इसका मतलब ये भी 2 प्रकार की होती है, ए और बी, और ये भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ए और बी। तो एंटीजन ए बी होती है और एंटीबॉडी ए बी होती है। यहां पर आपको याद रखना है, एक बात और मुझे याद आ रही है क्या, कि यहाँ पर 2 टर्म है जो आपको याद रखना है। ठीक है, एक नाम है एपिटोप, एक नाम है क्या, एपिटोप, और एक नाम है क्या, पेरोटोप। ठीक है, तो याद ये रखना है कि जब ये अभिश्लेषण की क्रिया होती है, जब अभिश्लेषण की क्रिया होती है, तो इस अभिश्लेषण की क्रिया में जो एंटीजन का जो भाग एंटीबॉडी से, यानी इस एंटीजन का जो भाग एंटीबॉडी से क्रिया करता है उसको कहा जाता है क्या, एपिटोप, और एंटीबॉडी का जो भाग एंटीजन से क्रिया करता है उसको कहा जाता है क्या, पेरोटोप। आपको याद रखना है क्या, फिर से बोल रहा हूं कि अभिश्लेषण की क्रिया में एंटीजन का जो हिस्सा एंटीबॉडी से क्रिया करता है उसको एपिटोप कहा जाता है, और एंटीबॉडी का जो हिस्सा एंटीजन से क्रिया करता है उसको पेरोटोप कहा जाता है। ये 2 टर्म आपको याद रखना है। ठीक है, अभिश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखो जरा, अब प्रश्न ये उठता है दिमाग में कि ये जो रक्त वर्ग है, ये रक्त वर्ग बनता कैसे है। तो ये तो तय हुआ कि नाम तो एंटीजन ने दे दिए, लेकिन ये रक्त वर्ग है क्या, आता कैसे है। तो रक्त वर्ग आपको जब ये, अगर इसको समझने के लिए हमें एक व्यक्ति को लेना पड़ेगा जिसका नाम है वर्नस्टीन। ठीक है, अब देखो ये वर्नस्टीन है, ये वर्नस्टीन ये बताता है, ये वर्नस्टीन बता रहा है कब, 1924-25 में। ठीक है, अब जरा समझना, मैंने कहा कि प्रश्न दिमाग में ये है कि जो रक्त वर्ग है ये बनता कैसे है, मिलता कैसे है, कि रक्त वर्ग ए ही होगा, रक्त वर्ग बी होगा, या ए बी होगा, या होगा ही नहीं, मतलब एंटीजन होगा ही नहीं। तो ये बर्नस्टीन ने क्या की, बताने की कोशिश की, और इसने ये बताया कि जो रक्त वर्ग है, ये रक्त वर्ग एक प्रकार का क्या है, आनुवांशिक लक्षण है। इसने क्या बताया कि ये एक प्रकार का क्या है, आनुवांशिक लक्षण है। मतलब आनुवांशिक लक्षण का मतलब आप समझ गए होंगे कि माता पिता से क्या होता है, संतानों को प्राप्त होता है। मतलब ये हुआ कि माता पिता से क्या होता है, संतानों को प्राप्त होता है क्या, तो हम कहेंगे रक्त वर्ग। अगर ये पूछा जाए कि रक्त वर्ग क्या है, तो रक्त वर्ग एक आनुवांशिक लक्षण है जो माता पिता से क्या होता है, संतानों को प्राप्त होता है। ठीक है, अब ये कहना क्या चाह रहा है, तो इसने ये कहा कि किसी भी बच्चे के अंदर या संतान के अंदर कौन सा एंटीजन बनेगा। एंटीजन का सीधा मतलब है क्या, एंटीजन का सीधा मतलब है ब्लड ग्रुप, क्योंकि एंटीजन से ही डिसाइड हो रहा है क्या, ब्लड ग्रुप। कौन सा एंटीजन बनेगा, कौन सा एंटीजन नहीं बनेगा, एंटीजन बनेगा भी या नहीं बनेगा।
बात समझ आ रही है? मैं 4 बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर बर्नस्टीन ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, संतान के अंदर कौन सा एंटीजन बनेगा और कौन सा एंटीजन नहीं बनेगा। दूसरी बात, एंटीजन बनेगा भी या एंटीजन नहीं बनेगा, ये डिसाइड करते हैं कौन? माता पिता के क्या रक्त वर्ग। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि संतान में जो रक्त वर्ग बनेगा वो जीन से बनेगा। अब वो कहता है कि अगर जीन क्या है, आई ए है, तो ये बना देगा ब्लड ग्रुप ए, और अगर जीन आई बी है तो ये ब्लड ग्रुप बना देगा या एंटीजन बना देगा क्या? बी। और अगर जीन ए बी है तो ये ब्लड ग्रुप बना देगा क्या? ए बी। और अगर जीन पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप बना देगा क्या? ओ। मतलब ये, अगर ये पूछा जाए कि रक्त एंटीजन बनाने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी कौन है? जीन है। और ये एक प्रकार का क्या है? अनुवांशिक लक्षण है। यहाँ पर आई जीन को डिनोट करने के लिए लिखा गया है कि आई, अगर देखो जरा, अगर एंटीजन क्या है? ए है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। वैसे ही अगर जीन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, क्योंकि वो एंटीजन क्या बनाएगा? बी। इसी तरीके से नीचे तक ये चीजें होंगी। तो इसने ये बताया, बर्नस्टीन ने, कि जो ब्लड ग्रुप बनेगा एंटीजन के आधार पर होगा, लेकिन एंटीजन बनना है, कौन सी बनना है, बनेगी भी या नहीं बनेगी, ये डिसाइड होता है कैसे? माता पिता से। अब ये कैसे होता है? तो देखो जरा, ये कहता है, मान लो, अब देखना यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से प्रश्न आते हैं क्या कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप फलाना फलाना है तो संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा संभावित और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये देखना है, यहीं से ये बात निकल के आएगी वो उन 4 बातों में। मैंने इसकी जो 4 बातें बोली हैं कि कौन सी एंटीजन बनेगी, कौन सी एंटीजन नहीं बनेगी, एंटीजन बनेगी भी या एंटीजन नहीं बनेगी। तो इसमें याद रखना है, अगर मान लें हम कि माता का ब्लड ग्रुप है क्या? बी, और मान लें कि अगर और पिता का ब्लड ग्रुप भी है, मान लो बी, तो क्या होगा? यहाँ पर वो 2 बातें आपको याद रखना है क्या कि एंटीजन बन भी सकता है और एंटीजन नहीं भी बन सकता। जो बनेगा वो क्या बनेगा? बी। जो नहीं बनेगा एंटीजन, तो वो क्या बनेगा? ओ। क्यों बनेगा ओ? क्योंकि यहाँ पर एंटीजन है ही नहीं है, और जहां पर एंटीजन नहीं है उसको हम बोलते हैं क्या? ओ। ठीक, तो ये ओ बना सकता है। यहाँ पर भी वही स्थिति है, या अगर एंटीजन बनेगी तो बी बनेगी, और अगर नहीं बनेगी तो ओ। अब यहाँ पर हमें ये करके देखना है, गुणा करके, कि इस बी का पहले इस बी के साथ और फिर इस बी का काय के साथ? ओ के साथ। ठीक है, तो देखें जरा, अगर बी इंटू बी करेंगे पहली बार में, दूसरी बार में बी इंटू ओ करेंगे, तो बराबर में देखेंगे तो जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो ब्लड ग्रुप मिलेगा क्या? यहाँ पर बी, और यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा? बी। दूसरी बार में ये जो ओ है, इस ओ का भी वैसे ही करेंगे, पहले क्या करेंगे? ओ इंटू बी, और फिर दूसरी बार में इस ओ का फिर इस ओ से करेंगे तो क्या बनेगा? ओ इंटू ओ। तो यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो यहाँ पर फिर से क्या बनेगा? बी, और यहाँ पर क्या बनेगा? ओ। बात आ रही है समझ में? मतलब ये कि ये जो ओ है इसको आप मानो कि ये एंटीजन नहीं है, एंटीजन नहीं भी हो सकता, और अगर होगा तो एंटीजन बी होगा। यहाँ पर भी एंटीजन क्या होगा? बी होगा। तो हमने क्या किया है, इस बी का इस बी के साथ पहली बार में, फिर इस बी का इस ओ के साथ दूसरी बार में। तो यहाँ पर अगर इन माता पिताओं की 2 ब्लड ग्रुप बी वाले माता पिताओं की अगर 4 संतानें हैं तो उनकी एक संतान तो होगी ब्लड ग्रुप ओ वाली, और ये 3 संतानें होंगी ब्लड ग्रुप बी वाली। ठीक है, वैसे ही देखो जरा, अगर किसी का माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर क्या निकल के आया कि जो संभावित ब्लड ग्रुप है वो होगा, वो क्या होगा? ये होगा, और जो नहीं होगा वो ए बी जो होगा वो ब्लड ग्रुप नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम वही स्थिति है, अगर एंटीजन बनी तो ए बनेगी, और अगर एंटीजन नहीं बनी तो ब्लड ग्रुप ओ बनेगा। वैसे ही यहाँ पर देखो, अगर एंटीजन बनी तो बी बनेगी, और नहीं बना तो ओ बनेगी। अब देखना जरा, इस ए का हम क्या करेंगे? इस बी से गुणा करेंगे, तो ए इंटू
बी, और फिर इस ए का फिर से हम क्या कर देंगे, ओ से गुणा कर देंगे, तो ए इंटू ओ। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो देखो ए इंटू बी, यहाँ पर देखो ए, इसका मतलब यहाँ पर ए भी बन सकता है और यहाँ पर क्या बन सकता है, बी भी बन सकता है, और या फिर यहाँ पर क्या बन सकता है, ए बी भी बन सकता है। अब इस ओ का गुणा किया हमने किससे, ओ का किससे किया, बी से, और फिर इस ओ का कैसे किया, ओ से। ठीक, तो देखो जरा, यहां पर जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ए बनेगा, यहां पर जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बी बनेगा, यहां पर जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो ओ बनेगा। इसका मतलब यहां पर देखो हमें ब्लड ग्रुप ए मिल गया, ब्लड ग्रुप बी मिल गया, ब्लड ग्रुप ओ मिल गया और ब्लड ग्रुप ए भी मिल गया। इसका मतलब यहाँ पर हमें चारों ब्लड ग्रुप मिल गए हैं अगर माता पिता ए और बी काय के हैं, ब्लड ग्रुप के हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ से अगर ये पूछा जाए कि संतान अगर ए माता पिता ए और बी ब्लड ग्रुप के हैं तो कितनी संतान है, ओ ब्लड ग्रुप, अगर 4 संतानें हुई हैं तो एक संतान उसमें क्या होगी, ओ ब्लड ग्रुप वाली होगी, और एक संतान उसमें क्या होती है, इनमें से ए बी में से कोई भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ए बी है, और यहाँ पर क्या है, एक संतान होगी क्या, ए ब्लड ग्रुप की, एक संतान क्या होगी, ए ब्लड ग्रुप की, यहाँ पर क्या होगी, बी ब्लड ग्रुप की, और एक क्या होगी, ए बी की। तो बात आ रही है समझ में, तो यहाँ पर ये 4 ब्लड ग्रुप मिलते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी वो ये कि ए के साथ ओ है तो यहाँ ओ क्यों नहीं है, और यहाँ बी के साथ ओ है तो यहाँ ओ क्यों नहीं है, और अगर ये यहाँ पर दोनों ओ है तो यहाँ ओ क्यों है। ठीक, दूसरी बात यहाँ भी यही बात आ रही होगी कि यहाँ पर अगर बी के साथ ओ है तो यहाँ ओ क्यों नहीं आया, और यहाँ भी बी के साथ ओ है तो भी यहाँ ओ क्यों नहीं आया, और यहाँ पर दोनों जगह ओ है तो यहाँ पर ओ क्यों आया है। इसका कारण है क्या कि जब इस पर एंटीजन है ही नहीं है, जब इस पर एंटीजन है ही नहीं है तो एंटीजन आएगी कैसे। ठीक है, बात आ रही है समझ में। इस ओ का मतलब है कुछ नहीं, इस ओ को मान लो 0, ये ओ क्या है 0, तो एंटीजन तो 0 ही रहेगी ना, एंटीजन क्या रहेगी 0। तो यहाँ पर इस ओ को लेके चलो कि यहाँ पर जो ओ ना मानो, इसको मानो 0, अगर a इंटू 0 है तो a ही तो आएगा, फिर ये b के साथ 0 है तो b आ जाएगा, और 0 0 तो 0 आएगा। तो यहाँ पर o का मतलब 0 है, तो आप ये ना समझें कि यहाँ पर o, इसका मतलब ये हुआ कि एंटीजन a, एंटीजन b और एंटीजन a भी प्रभावी है किसके ऊपर, ब्लड ग्रुप O के ऊपर। ब्लड ग्रुप O तभी प्रभावी होगा जब दोनों ओर से ब्लड ग्रुप क्या मिलेगा, O मिलेगा। बात आ रही समझ में। तो ये बात समझाई किसने, बर्नस्टीन ने। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीन एक क्या है, रक्त वर्ग क्या है, अनुवांशिक लक्षण है, ये बताने वाला कौन है, तो हम कहेंगे बर्नस्टीन है। बर्नस्टीन ने ये बताया किस तरीके से क्या होता है, रक्त का संतानों में क्या होता है, हस्तांतरण होता है रक्त वर्ग का। इसी तरीके से हम आगे और ब्लड ग्रुप देख सकते हैं, आप केवल इसको देख लो, ठीक है। और इसी तरीके से अगर पूछा जाए कि बदलते हैं ब्लड ग्रुप के, यहाँ पर वो लिखते हैं कि बी इंटू ओ, अगर माता ओ की है पिता बी का है तो क्या होगा, तो भी वही बात होगी। इस तरीके से आप करके देख लें तो सारे ब्लड ग्रुप आपको निकल आएंगे, और ये भी निकल आएगा कि 4 संतानों में से कितनी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, बर्नस्टीन की। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। जो अभी तो हमने केवल इतना देख लिया कि रक्त वर्ग क्या है, रक्त वर्ग कितने हैं, और हमने ये देख लिया कि रक्त प्राप्त कैसे होता है। अब एक समस्या और है, और वो ये कि पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या चक्कर है। ठीक है, ब्लड के अंदर हम कहते हैं ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ये क्या है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक फैक्टर आता है, और उस फैक्टर को कहा जाता है क्या, RH फैक्टर। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, RH फैक्टर। ये RH फैक्टर से नाम जुड़ा है उसी व्यक्ति का जिसने रक्त वर्ग की खोज की है, यानी लैंडस्टीनर का नाम इससे जुड़ा है, लैंडस्टीनर। और लैंडस्टीनर के साथ एक नाम और आ जाता है, कौन सा, अलेक्जेंडर एस वीनर। ठीक, तो अलेक्जेंडर एस वीनर और कौन, लैंडस्टीनर, इन दोनों ने 1937 में
एक बंदर था जिसका नाम था क्या, माकोका रीसस, माकोका रीसस। ये जो माकोका रीसस बंदर है, ठीक है, ये इस रीसस बंदर में उन्होंने इसकी रीसस बंदर की आरबीसी में एक एंटीजन की खोज की और इस एंटीजन का उन्होंने नाम रख दिया इसी के आधार पर, ये दो शब्दों के आधार पर, क्या, RH फैक्टर। क्या, RH फैक्टर। तो RH फैक्टर क्या है, ये भी एक प्रकार की प्रोटीन है, एक प्रकार का एंटीजन है जो रीसस बंदर में इसकी खोज हुई, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, RH फैक्टर कहा जाता है। अब इस RH फैक्टर की उपस्थिति और इसी RH फैक्टर की अनुपस्थिति, ठीक है, इस RH फैक्टर की उपस्थिति, इस RH फैक्टर की अनुपस्थिति के आधार पर ही कहा जाता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। मतलब ये कि अगर RH फैक्टर किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में अगर है तो कहेंगे कि वहां पर क्या है, हम कहेंगे कि वहां पर पॉजिटिव है, और नहीं है तो कहेंगे क्या, नेगेटिव है। आपको याद रखना है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव RH फैक्टर के प्रकार नहीं है। जैसे हमने रक्त में देखे कि AB O, वो टाइप थे ब्लड के, ये इसके टाइप नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, ये केवल इसकी उपस्थिति को और अनुपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए एक संकेत चिन्ह है कि पॉजिटिव यानी RH फैक्टर है और नेगेटिव यानी RH फैक्टर नहीं है। अगर इसकी बात करें भारत में, तो भारत में 97% लोगों के ब्लड में क्या मिलता है, RH फैक्टर मिलता है, ठीक है। तो ये जो RH फैक्टर है भारत में 97% मिलता है, इसका मतलब भारत में क्या है, पॉजिटिव ब्लड वाले ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है कि जो पॉजिटिव और माइनस का चक्कर है ये काय के ऊपर निर्धारित होता है, तो ये निर्धारित होता है रीसस बंदर के आधार पर, बंदर की रक्त में मिली एंटीजन के आधार पर। अगर RH उपस्थित है तो पॉजिटिव, अनुपस्थित है तो नेगेटिव। इस आधार पर अगर हम देखें तो जहां पर हमें ABO प्रणाली में 4 रक्त वर्ग मिले थे, तो वो अब अगर देखेंगे इस RH फैक्टर को मिला के तो 4 और हो जाएंगे, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 8। अब आप कहोगे 8 कैसे, तो ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, A नेगेटिव, ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव, ब्लड ग्रुप B नेगेटिव, ऐसे ही AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लड ग्रुप हो जाते हैं कितने, 8। तो यहाँ पर RH फैक्टर ये तय करता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, ठीक है। तो जब भी ब्लड को चढ़ाया जाना है तो इसको भी क्या किया जाता है, देखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक। अब यहाँ पर RH फैक्टर से एक रोग आपको याद रखना है जिसका नाम है क्या, इरिथ्रोब्लास्टिस, इरिथ्रोब्लास्टिस फैटिलस, ठीक है। ये जो रोग है ये पूछा जा सकता है कि इरिथ्रोब्लास्टिस फैटिलस काय से संबंधित है, तो ये रोग काय से संबंधित है, RH फैक्टर से संबंधित है। इस रोग में आपको याद ये भी रखना है कि जो इरिथ्रोब्लास्टिस फैटिलस जो रोग है, ये रोग किस में होता है, गर्भस्थ शिशु में होता है। ये बात आपको याद रखना है, गर्भस्थ अवस्था में, यानी ये किसमें होता है, गर्भावस्था में ही होगा। और इससे कुछ बातें ऐसी हैं जो कैसी हैं, नित्य हैं, हमेशा होंगी। सदैव एरिथ्रोब्लास्टिस फैटिलस किसमें होगा, गर्भस्थ शिशु में होगा। दूसरा, इस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा सदैव कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी RH+ होगा। सदैव, यहाँ पर मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ सदैव। अगर किसी को एरिथ्रोब्लास्टिस फैटिलस है तो ये तय है कि उसका ब्लड ग्रुप सदैव कैसा होगा, RH+ होगा, और उसकी माता का जो ब्लड ग्रुप होगा वो सदैव कैसा होगा, RH- होगा, और उसके पिता का जो ब्लड ग्रुप होगा वो सदैव RH+ होगा। ये बात आपको याद रखना है। क्या, इरिथ्रोब्लास्टिस फैटिलस जो रोग है
गर्भ में होगा, इससे बच्चा या तो गर्भ में ही दम तोड़ देता है या जन्म के कुछ समय बाद क्या कर देता है, दम तोड़ देता है। और इस बच्चे का जो ब्लड ग्रुप होगा वो हमेशा RH+ होगा और जो माँ का होगा वो RH- होगा और जो पिता का होगा वो RH+ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो क्या हुआ है, संसर्ग हुआ है वो माता का RH- और पिता का क्या है, RH+ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिता क्या है, RH पॉजिटिव है और माता अगर क्या है, RH नेगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इरिथ्रोब्लास्टिस फैटिलस हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इरिथ्रोब्लास्टिस फैटिलस है क्या। तो देखो जरा, ये जो इरिथ्रोब्लास्टिस फैटिलस है, इरिथ्रो का मतलब क्या है, लाल रक्त कणिकाओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और ब्लास्टिस का मतलब है ब्लास्ट होना, यानी आरबीसी का नष्ट होना। इसी को कहा जाता है क्या, इरिथ्रोब्लास्टिस फैटिलस। अब ये होता क्या है, तो इस तरीके से एक तो गर्भावस्था में ये होगा, दूसरी बात क्या होगी, अगर RH+ का रक्त चढ़ा दिया जाए RH- को, तो भी ये स्थिति होगी कि उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन पहली बार में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो देखो होता कैसे है ये, इसमें आपको एक बात याद रखनी है। ये ऐसे होता है कि मान लो कि कोई है व्यक्ति जिसका क्या है, RH+ है, ये मान लो इसने रक्त दिया किसको, RH- वाले को। तो जो RH- है, इस RH- का मतलब है कि इसमें एंटीजन और इसमें एंटीबॉडी, इसमें एंटीजन और इसमें क्या, एंटीबॉडी, दोनों चीजें क्या है, अनुपस्थित हैं। दोनों चीजें क्या है, अनुपस्थित है किसमें, RH- में। और जो RH+ है, इसका मतलब है इसमें एंटीजन है किसकी, RH+ की। बात समझ आ रही है, मतलब RH- वाला जो है उसमें ना तो एंटीजन है ना एंटीबॉडी है, और जो RH+ है, इस RH+ में क्या है, एंटीजन है किसका, RH+ का। अब क्या होगा, अब अगर ये RH+ वाला ब्लड देता है किसको, RH- को, तो RH- वाले में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगी। और ये बात हमने पहले देख ली है कि एंटीजन ही क्या करती है, प्रेरित करती है एंटीबॉडी बनने को। तो RH+ वाले ने जब RH- वाले को पहली बार ब्लड दिया, तो इसमें RH पॉजिटिव की क्या बनना शुरू हुई, एंटीबॉडी बनना शुरू हुई। इसको कहा जाता है आइसो इम्यूनाइजेशन। ये याद रखना है, इसको कहा जाता है क्या, आइसो इम्यूनाइजेशन। तो आइसो का मतलब क्या होता है, समझात। तो आइसो इम्यूनाइजेशन का मतलब है RH+ वाले ने RH- वाले को अगर ब्लड दिया है तो उसमें एंटीबॉडी बनना शुरू हो गई है किसकी, RH+ की। तो पहली बार में जो बनेगी उसको कहा जाता है क्या, आइसो इम्यूनाइजेशन। ऐसी स्थिति में तो व्यक्ति की डेथ नहीं होती, लेकिन अगर इसको दोबारा दिया जाता है तो क्लम्पिंग की क्रिया होती है और इरिथ्रोब्लास्टिस क्या हो जाता है, ये रोग हो जाता है। तो ये बात समझ आ गई। अब देखो जरा, अब लास्ट बात ये है कि अभी तक हमने जो जो देख लिया कि रक्त वर्ग क्या है, रक्त में प्लस माइनस कैसे होता है, RH फैक्टर क्या है, किस तरीके से रक्त क्या नाम से संतति को प्राप्त होता है। अब जो मेन कारण था जिस वजह से ये चीजें देखी, वो वजह थी क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या वो वजह थी क्या, रक्ताधान। ठीक है, रक्ताधान क्या थी, इसकी मेन वजह थी, जिस वजह से हमने ये सब अभी तक की परिचर्चा की। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि हम इतना जो पहचान कर रहे हैं, ये पहचान तभी की है जब हमें किसी व्यक्ति को ब्लड देना हो। तो अब प्रश्न ये उठता है कि रक्ताधान क्या है। तो रक्ताधान का मतलब हुआ किसी व्यक्ति को जिसको ब्लड की जरूरत है, उस व्यक्ति को क्या देना, ब्लड देना। क्या कहलाता है, रक्ताधान कहलाता है। और आपको याद होगा प्रतिवर्ष 14 जून को 2004 से क्या मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। ये जो 14 जून को मनाए जाने का कारण है, ये कारण है कार्ल लैंडस्टीनर का क्या था, क्या है, ये जन्म दिवस है। उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2004 से
मनाया जाता है 14 जून को क्या, रक्तदान दिवस। रक्तदान दिवस मनाए जाने का कारण क्या हो सकता है, इतना समझने के बाद आप समझ गए होंगे क्या कारण हो सकता है। लेकिन जो मेन चर्चा है वो अपन करते हैं कि 2020 की जो थीम है वो थीम क्या है, वो थीम है सेव ब्लड, यानी सुरक्षित रक्त, सेव लाइफ, बचाए जीवन। मतलब सेव ब्लड सेव लाइफ, यानी सुरक्षित रक्त बचाए जीवन, ये थीम है किसकी, 2020 के किसकी, रक्तदान दिवस की। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात है किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो कार्ल एंड स्टीनर के काय के आधार पर मनाया जाता है, जन्म के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। दूसरी बात देखो जरा, यहाँ पर अब हम ये देखते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो देखो एक ब्लड ग्रुप अपने पास O है, एक ब्लड ग्रुप अपने पास A है, एक ब्लड ग्रुप अपने पास AB है और एक ब्लड ग्रुप अपने पास B है। ठीक, तो देखो जरा जो O है इसको कहा जाता है सर्वदाता, जो O है इसको कहा जाता है क्या, सर्वदाता। ठीक है, तो सर्वदाता का मतलब O किसको भी दे सकता है, O B को भी दे सकता है और O AB को भी दे सकता है, क्योंकि ये सर्वदाता है। दूसरी बात, जो A है ये A किसको दे सकता है, A वाले को दे सकता है और A वाले से ले सकता है। इधर AB की अगर बात करें तो इसको कहा जाता है सर्वग्राही, इसको क्या कहा जाता है, सर्वग्राही। तो देखो ये क्या है, ये है सर्वग्राही। ठीक है, तो ये जो एक सर्वग्राही का मतलब O का इसने ले लिया ब्लड, ठीक है, और ये क्या करेगा, ये सबका प्राप्त कर लेगा। तो ये A का भी ब्लड ले सकता है, O का ब्लड इसने ले लिया, और ये क्या कर सकता है, B का भी ब्लड ले सकता है। तो ये हो गया सर्वग्राही और ये हो गया क्या, सर्वदाता। मतलब और B की अगर बात करें तो B वाला क्या कर सकता है, B को दे सकता है और B का ले सकता है। इधर AB वाला क्या कर सकता है, किसी का भी ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है, ले सकता है, किसी का भी क्या ले लेगा, ये ब्लड ग्रुप ले लेगा। लेकिन यहाँ ये तो बात हुई किसकी, हमारे डोनर्स की। तो आप देखो A हो गया सर्वदाता और ये क्या हो गया, सर्वग्राही। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है, ये बिल्कुल शॉर्ट है कि प्लस वाला, अब देखो ये तो बात हो गई किसकी, ABO ब्लड ग्रुप की। अब जो RH फैक्टर के आधार पर निर्धारित होता है वो क्या कहता है, यहाँ पर ये तो है किसकी, ABO रक्त प्रणाली की बात कि कौन किसको दे सकता है। लेकिन जो RH फैक्टर है ये क्या कहता है, ये कहता है कि प्लस वाला प्लस वाले को दे सकता है, माइनस वाला माइनस वाले को क्या कर सकता है, दे सकता है, माइनस वाला प्लस वाले को दे सकता है। ठीक है, लेकिन प्लस वाला माइनस वाले को नहीं दे सकता। ये बात आपको समझना है। क्या मैं कह रहा हूं कि ये तो बात हो गई क्या, ये तो बात हो गई किसकी, ABO प्रणाली की। लेकिन RH फैक्टर ने जो निर्धारित किया है वो क्या किया है कि प्लस वाला प्लस वाले को दे सकता है, माइनस वाला माइनस वाले को दे सकता है, माइनस वाला प्लस वाले को दे सकता है और प्लस वाला माइनस वाले को दे सकता है। मतलब ये दाता हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, प्रापक हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस आधार पर अगर ये देखा जाए तो डोनर कौन होगा, तो देखो जो माइनस है वो डोनर है, देखो, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव डोनर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो O माइनस है, देखो जरा, O जो डोनर है वो डोनर तो क्या होगा, O माइनस होगा, और सर्वग्राही जो होगा वो देखो क्या होगा, यहाँ पर मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये दाता है ये प्रापक है। तो O प्लस जो प्लस वाला है प्लस वाले को दे देगा, माइनस वाला माइनस वाले को दे देगा, माइनस वाला प्लस वाले को दे देगा, और प्लस वाला क्या दे देगा, माइनस वाले को जब देगा तो वो क्या हो जाएगा, नुकसान दे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेप्टर है वो एक्सेप्टर प्लस है। देखो जरा, यहाँ पर प्लस वाला प्लस को दे रहा है, लेकिन माइनस वाला अगर प्लस वाला माइनस को दे देगा तो नुकसान होगा। तो O माइनस क्या हो जाएगा, सर्वदाता। ठीक है, और AB प्लस क्या हो जाएगा, सर्वग्राही। तो आपको याद रखना है कि जब प्लस माइनस की बात आएगी तो AB प्लस क्या हो जाएगा, सर्वग्राही हो जाएगा, और O माइनस क्या हो जाएगा, सर्वदाता हो जाएगा। क्यों,
प्लस वाला क्या होगा, जब माइनस वाला प्लस वाले को दे सकता है लेकिन प्लस वाला माइनस वाले को नहीं दे सकता, इसीलिए माइनस तो हो जाएगा क्या, सर्वघाता, और ए बी प्लस हो जाएगा क्या, सर्वग्राही। तो ये आपको याद रखना है कौन किसको ब्लड कौन सा दे सकता है। अब एक बात और याद रखना है, अगर ये पूछा जाए, ये बात आपको और याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गई क्या, ब्लड के डोनेशन की बात। अब एक बात और है जो मैंने कहा कि एक बात यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक आपसे प्रथा पूछी जा सकती है, कुत्सु की गाथा, ये एक प्रथा है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कुत्सु की गाथा क्या है। तो कुत्सु की गाथा एक जापान की प्रथा है, और इस जापानी प्रथा में ये देखा जाता है जिस तरीके से हम भारतीय लोग कुंडली के आधार पर, राशि के आधार पर किसी के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं, तो कुत्सु की गाथा जापान में ब्लड ग्रुप के आधार पर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण की क्या है, एक प्रथा है, चलन है। और वहां पर नौकरियों में भी ब्लड ग्रुप देखा जाता है, उसके आधार पर ही उन्हें काम दिया जाता है, और ब्लड ग्रुप के आधार पर ही क्या देखा जाता है, उनके व्यक्तित्व का निर्धारण। तो कुत्सु की गाथा क्या हम कहेंगे कि ये एक जापानी क्या है, प्रथा है। और अगर हम ये देखें कि ज्यादातर रोग प्रतिरोधक क्षमता किस ब्लड ग्रुप में होती है, तो ओ में होती है। और ये बात अभी कोरोना के चलते भी ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसमें ज्यादा थी पाई गई जिन लोगों में, उनका ब्लड ग्रुप ओ था, और जो सबसे ज्यादा संवेदनशील पाए गए वो ब्लड ग्रुप क्या था, ए था। यानी ब्लड ग्रुप ए कोरोना की दृष्टि से ज्यादा संवेदनशील है, और ब्लड ग्रुप ओ कोरोना के प्रति ज्यादा क्या है, रोग प्रतिरोधी है। तो ये बात आपको और याद रखना है। तो ये आपका पूरा ब्लड वाला क्या हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आपका अगली बात, अगला हम देखेंगे ब्लड को लेकर क्या, इसका परिसंचरण किस प्रकार से होता है शरीर के अंदर। अब तक हमने ब्लड के बारे में, जितना रक्त के बारे में जान लिया है, अब हम हार्ट का काम देखेंगे कि हार्ट ब्लड को किस तरीके से क्या करता है, सर्कुलेट बॉडी के अंदर करता है, ठीक है। तो ये अपना ब्लड हुआ। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे।